नमस्कार साथियों, अपने अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं और सेट का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा 1-1/n प्लस 1-2/n प्लस 1-3/n, इस तरीके से लेके n पदों का हमको क्या करना है, योग निकालना है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, टोटल कितने हमारे पास में पद हैं? टोटल हमारे पास में n पद हैं। अच्छा, अगर आप पहले टर्म को देखोगे तो इसमें दो पद दिखेंगे, एक पहला पद दिखेगा, एक दूसरा पद दिखेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले में एक पहला दिखेगा, एक दूसरा दिखेगा। इसी तरीके से इसमें भी एक पहला दिखेगा, एक दूसरा दिखेगा। एक तरीका हमारा ये होता है कि इसको हम क्या करते हैं कि सरल कर सकते हैं, n-1/n, n-2/n, n-3/n, n-n/n, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, इसको आप ऐसे ही दो पार्ट में ब्रेक कर लो। अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, और ये एक कितनी बार आ जाएगा? n बार आ जाएगा। ये हमारा एक कितनी बार आ जाएगा? n बार आ जाएगा। तो अगर एक को n बार जोड़ोगे, जैसे एक को दो बार जोड़ोगे 2 आएगा, एक को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, एक को 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, एक को n बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। माइनस, अच्छा, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, सभी में बटे n क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। बटे में n अगर कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा? 1+2+3 प्लस कहां तक जाएगा? n बार जाएगा, n पदों तक। बस सवाल खत्म हो गया। एक से लेके n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला आपको लगा देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, और ये हो जाएगा nn+1/2, और यहां पे क्या है? n है। अब देखो, इससे ये हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा? ये 2n-n बचेगा, और माइनस में 1 बचेगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो n-1/2, यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप पहले n को एलसीएम लेके भी कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा रिवर्स उल्टी साइड से देखना पड़ेगा, समय ज्यादा लग सकता है। ये ज्यादा आसान तरीका। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास के आकार के कुछ बर्तन के बर्फ के टुकड़े गोलाकार होते हैं, जिन्हें एक बेलनाकार कंटेनरों में गिराया जाता है, जिससे जिसमें कुछ रस होता है, और वे पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। भाई, बर्फ के टुकड़े हैं, रस में डाला जा रहा है, और पूरा का पूरा अंदर चला जा रहा है। यदि बर्तन का व्यास 18 सेंटीमीटर है और रस का स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो कह रहा है बर्तन में बर्फ कितने टुकड़े गिराए गए हैं। अब देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम लोग बर्फ को बर्तन में डालेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए जितना हमारे बर्फ का आयतन होगा, उतनी ही ऊंचाई तक हमारा क्या होगा? पानी ऊपर उठेगा। अगर हमको ये निकालनी है कि कितने क्वांटिटी में बर्फ डाले गए हैं, तो भाई जितनी ऊंचाई का आयतन पानी ऊपर उठा हुआ है, उसमें एक बर्फ के आयतन से भाग कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? बर्फ के टुकड़ों की संख्या मिल जाएगी। अब देखो, बर्फ के टुकड़ों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले बर्तन हमारा कैसा है? बेलनाकार है। जिस बर्तन में वो डाल रहा है बेलनाकार है। उसका व्यास दे रखा है 18 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो आयतन होता है ना, जो उठा हुआ पानी होता है, बस उसी का आयतन निकालना है। तो उठे हुए पानी का आयतन हो जाएगा πr²h। पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर 81, और h की वैल्यू कितनी है? सवाल में दे रखा है 40। वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। और बटे में एक बर्फ के टुकड़े का आयतन, तो एक बर्फ के टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r³। अब यहां पे व्यास हमारा कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, तो यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। अब देखो, ये वाले पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, ये वाले 3 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ये वाले 9 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। और ये वाले 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो 9 × 10 करोगे कितना आ जाएगा? 90। मतलब बर्फ के टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक, जितना बर्फ डालेंगे उतना ही पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? अच्छा, द्विघात समीकरण के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमेशा आपको ये देखना है कि अगर कोई भी हमारा व्यंजक इस तरीके से लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0, तो हमारा क्या होता है? द्विघात। जो भी इसकी पावर मींस घात होती है, वो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो घात अधिक से अधिक हो, अधिकतम या न्यूनतम, अधिकतम या न्यूनतम छोड़ो, घात 2 दिखना चाहिए।
अधिकतम घात 2 होना ही चाहिए। एक तो वो अधिकतम होना चाहिए और प्लस वो होना ही चाहिए। और इस केस में आप ये समझ सकते हो कि ए बी सी आपके रियल नंबर हैं, बस ए आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक्स स्क्वायर चाहिए, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन अपने को ये वाला टर्म चाहिए। देखो अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान देना, पता चले आपने पढ़ा जल्दी से द्विघात समीकरण और पहला ऑप्शन देखा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब जब देखो इसका वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। और ये एक्स स्क्वायर इधर कहीं है नहीं तो कटेगा नहीं। और अगर एक्स स्क्वायर मिलेगा तो देखो ये वर्ग है, एक्स स्क्वायर से अधिक मिलेगा नहीं, कम मिलेंगे। और सब पूर्णांक में मिलेंगे, सारी घात पूर्णांक में मिलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। नीचे देखो यहां पर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां पे भी करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसका अंदर गुणा भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहां पे 9 एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, तभी भी 8 बचेगा या 10 बचेगा। मतलब यहां पे भी हमको एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा और बाकी सब एक्स वाला टर्म भी मिलेगा। मिले चाहे ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, वही ढूंढो। यहां पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा। यहां पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा। लेकिन इस वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यही एक ऐसा है जो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो यहां पर हमारा क्या है, एक्स क्यूब है। और जब इसको आप ओपन करोगे तो ए क्यूब बी क्यूब 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर ये मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां पे भी, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, लेकिन खत्म नहीं होगा, बचा रह जाएगा। तो यहां पे भी क्या है, 2 घात आपको मिल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अगला सवाल कह रहा है, एक लड़की गणना करती है कि लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। कह रहा है यदि 6000 टिकटें बेची जाती हैं तो उसने कितने टिकट खरीदी हैं। भाई जैसे कोई पर्सन है, बहुत सारी टिकटें निकाली जाती है लॉटरी में और बोला जाता है कि भाई आपका पहला प्राइस आएगा। तो उसने अपना कैलकुलेट किया कि उसकी प्रायिकता 0.08 है। भाई जीतने की प्रायिकता कैसे मालूम चलेगा। भाई देखो जीतेगा तो तभी जब इस 6000 में से एक टिकट ऐसा होगा जो जीतने वाला होगा और बाकी सब हारने वाले होंगे। एक टिकट ऐसा होगा जो जीतने वाला हो, बाकी सब हारने वाला होगा। लेकिन उस एक टिकट के लिए भी चांस देखना है कि टोटल कितने टिकट है, 6000। भाई उस 6000 में से एक टिकट है तो कुल संभावना क्या है, 6000 में से एक टिकट की कुल संभावना है। और उसने मान लो कुछ टिकट की संख्या खरीदी n, तो उसके जीतने के, उसके पक्ष में संभावना कितनी हो गई, n में से कोई एक टिकट आ जाए। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है कि उसके पक्ष में कितनी संभावना है। मान लो उसने कितने टिकट खरीदे, n खरीदे, तो इसमें से कोई एक टिकट आ जाए। और टोटल हमारे पास में कितने टिकट है, 6000 टिकट है। तो 6000 में से कोई एक टिकट होगा जो हमारा क्या होगा, विनर वाला होगा। तो कुल संभावना बटे पक्ष में संभावना, और जो प्रायिकता है वो दे रखी कितनी है, 0.8। और आपको मालूम होना चाहिए NC1 का मान जो होता है ना वो n के बराबर होता है। तो ये हो गया n, और यहां पे भी NC1 n के बराबर, मतलब 6000 के बराबर। अब देखो n का मान कितना आ जाएगा, बस गुणा हो जाएगा, 6 8 48 480 आएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। 2 अंक पे 2 दशमलव है तो 2 0 खत्म हो जाएगा, 6 8 48 कितना आ जाएगा, 480। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए हो। पक्ष में कितने टिकट हैं, मतलब उसने जितने टिकट खरीदे हैं बटे में टोटल टिकट, यही क्या हो जाएगी, उसके जीतने की प्रायिकता हो जाएगी। कह रहा है व्यंजक कॉसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस टेन 15 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा का मान क्या होगा। मैं आपको बताऊं बच्चे एग्जाम में बहुत गलती करते हैं ऐसे सवालों में। वो क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कभी भी इस तरीके से अगर सवाल है और ऊट पटांग एंगल दिए हुए हैं इस तरीके से, 75 है 15 है, बहुत सारे 75 15 की वैल्यू भी रखने हुए चले जाते हैं और बड़ा लंबा कैलकुलेशन, 2 पन्ने का कैलकुलेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखते। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसमें, कभी भी अगर आपका a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो जितने भी एक दूसरे में कन्वर्ट होने वाले हैं, जैसे साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर a इधर लिखोगे तो b इधर, अगर b इधर लिखोगे तो a इधर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर।
इसी तरीके से tan cot में कन्वर्ट होता है तो ये आपस में बराबर होंगे, इसी तरीके से sec cosec में कन्वर्ट होता है तो ये आपस में बराबर होंगे। अब देखो a प्लस बी दोनों को जोड़ो, 75 और 15 90, थीटा और थीटा कट गया, a प्लस बी क्या है 90 डिग्री के बराबर है, और अगर a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है तो कॉसेक किसके बराबर हो जाएगा, सेक के बराबर हो जाएगा, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। इसी तरीके से tan 55 प्लस थीटा 35 प्लस थीटा, अब देखो 55 और 35 करोगे फिर से 90 प्लस थीटा माइनस थीटा फिर से 0, 90 हो गया। a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर, तो tan किसके बराबर, कॉट के बराबर, ये आपका प्लस में है ये आपका माइनस में, फिर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यही हमारे सवाल का आंसर है, मतलब इस सवाल में कुछ करना ही नहीं है, ऐसे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना। अगला सवाल कह रहा है किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जब भी आता है तो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। देखो अपरिमेय संख्याएं कितने तरीके से लिखी जाती, पहली बात तो यह है कि दो तरीके की अपरिमेय संख्याएं होती हैं, एक तो ऐसी होती है जो प्योर अपरिमेय, प्योर इरेशनल नंबर होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, और एक होता है मिक्स्ड इरेशनल नंबर जिसमें आपका एक रियल पार्ट भी होगा, जैसे 3 प्लस √2 हो गया, 2 माइनस √3 हो गया, इस तरीके से हो गया। तो दो तरीके के आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जिसमें आपका 3√2 हो गया, ये भी आपका मिक्स्ड है, थोड़ा सा इसमें रियल पार्ट है थोड़ा सा इरेशनल पार्ट है, ऐसे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर कहीं पर यह लिखा हो हमेशा, तो हमको हमेशा कोशिश करना होता है कि कोई एक केस निकालो जो इस बात का विरोध कर दे। क्या करना है, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है हमेशा तो हमको कोई एक चीज ऐसी ढूंढनी है जो इस बात का विरोध कर दे, और अगर हम उस एक चीज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो इसका विरोध कर रही है, इसका मतलब ये बात सही है। लेकिन अगर हम वो एक चीज ढूंढ पा रहे हैं, कोई एक बात ऐसी ढूंढ पा रहे हैं जो इसका विरोध करे, इसका मतलब यह है कि हमेशा नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे, अर्जेंट था इस वजह से कॉल लेना पड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब एक एक जहां पे भी हमेशा कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। देखो अपरिमेय तो होगा, अगर मैंने कोई दो अपरिमेय संख्याएं ली, जैसे एक √2 लिया और एक √3 लिया, इन दोनों का गुणा किया, क्या मिलेगा, √6 मिलेगा। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैंने कहा ये हमारा √2 है, ये भी हमारा √2 है, कर लो गुणा, क्या मिलेगा, अपरिमेय और अपरिमेय। उसने लिखा तो है नहीं कि दो अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती, कहीं लिखा है, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहा है, तो बराबर बराबर अपरिमेय संख्याओं के भी बारे में सोच सकते हैं। तो इनका गुणनफल कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब जब अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो हमको अपरिमेय भी मिल जा रहा है और
परिमेय भी मिल जा रहा है। हमेशा अपरिमेय होगा, एकदम गलत बात हो गई। हमेशा एक परिमेय संख्या हो गया, ये भी एक बात गलत हो गई। और हमेशा एक पूर्णांक होगा, ये भी बात गलत हो गई। एक ही साथ में तीनों बातें गलत हो गई। क्यों? ये हमारा पूर्णांक है? नहीं, ये हमारा पूर्णांक है। और भी केस बन सकते हैं जहां पे हमारा इंटीजर ना बने। तो हमेशा को साबित करने के लिए तो ये वाला एग्जांपल इनफ है कि पूर्णांक होगा। पूर्णांक है? नहीं है, तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। फिर कह रहा है समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, कभी कभी परिमेय कभी कभी अपरिमेय। देखो हमने अभी यही बात लिखी, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है भाई? जितने भी हमारे पास में नंबर होते हैं ना, वो दो ही तरीके से होते हैं। ऑल रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो ये हमारे रियल नंबर है और दो रियल नंबर का गुणनफल हमेशा रियल आएगा। और अगर रियल आएगा तो या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा। और ये बात एकदम सही हो जाती। ठीक, चलो। कह रहे 301 से 399 तक की गणना में कितनी बार अंक 3 आता है? अब देखो इस तरीके से सवाल आते हैं एग्जाम में कि यहां से लेके यहां तक ये वाला अंक कितनी बार आएगा, यहां से लेके यहां तक ये वाला अंक कितनी बार आएगा। तो आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि जो भी अंक होते हैं वो या तो इकाई के स्थान पर मिलेंगे, या तो दहाई के स्थान पर मिलेंगे, या तो सैकड़े के स्थान पर मिलेंगे। आपको ये देख लेना है कि इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। भाई हमारे पास में एक तो हो गया सैकड़े के स्थान पर कितनी बार आएगा, एक बार हो गया दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, और एक बार हो गया इकाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो मैंने कहा देखो 301 से लेके अगर 399 तक जाएंगे तो भाई 301, 302, 303, 304, 300, 399 हर बार दहाई के स्थान पे आपको सैकड़े के स्थान पर 3 मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 3 है ये पहले नंबर में भी मिलेगा, और ये वाला जो 3 है ये आखिरी नंबर में भी मिलेगा, और शुरू से लेके आखिरी तक मिलता ही रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 99 तक, आखिरी में देखो 1 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होती है? 99 संख्याएं होती हैं। तो यहां पे हमारी टोटल 99 संख्याएं हैं, तो कितने 3 मिलेंगे? 99 3 मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अब देखो दहाई के स्थान पर 3 कहां मिलेगा? दहाई के स्थान पर 3 तब मिलेगा जब हमारा 30 स्टार्ट होगा, मतलब 330 स्टार्ट होगा। 330 स्टार्ट होगा, 331 होगा, और कहां तक जाएगा? 339 तक जाएगा। अच्छा, यहां पर हमारे बीच में कितने बार 3 आया है? फिर से वही बात, 1 से लेके 9 तक हमारे 9 होगा और 1 यहां पर होगा, तो टोटल 3 कितनी बार आया होगा? 10 बार आया होगा। 3 हमारा कितनी बार आ गया? 10 बार आ गया, ये दाई के स्थान पर। अगर यहीं पर अब हम निकालें इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर कहां पर आएगा? ध्यान से देखो, 303 में आएगा 3, 313 में आएगा 3, 323 में आएगा 3, और कहां जाएगा? 393 में आ जाएगा 3। तो आप देखो फिर से वही बात, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक हर बार क्या है? इकाई में 3 आ रहा है, तो कितनी बार आ गया? 9 बार यहां पर आ गया, और एक बार यहां पर आ गया, तो यहां पे भी कितनी बार आ जाएगा? 10 बार आ जाएगा। क्या इसके अलावा और कोई केस बनेगा? भाई या तो दहाई के स्थान पे मिलेगा, या तो इकाई, या तो सैकड़ा, और कोई जगह तो है नहीं। तो तीनों जगह पे हमने अलग अलग ढूंढ लिया। यहाँ पे 99 बार, यहाँ पे 10 बार, और यहाँ पे 10 बार। तो 20 और 99 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। कह रहे हैं 49 मीटर और 36 मीटर की दूरी पर मीनार के पास से गुजरने वाली रेखा के दो बिंदुओं से 36 तल पर खड़े एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 43 डिग्री और 47 डिग्री है। 49 मीटर और 36 मीटर की दूरी पर मीनार के पास से, जैसे क्या कहना चाह रहा है कि कोई भाई हमारे पास में मीनार है, और इस मीनार से एक 49 मीटर और एक 36 मीटर इस तरीके से है। मान लो एक 49 मीटर और एक 36 मीटर है। कह रहा है यहां से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 43 और 47 है। जो दूर वाला हो जाएगा वो 43 हो जाएगा, और जो पास वाला हो जाएगा वो 47 हो जाएगा। एक कह रहा है 49 मीटर दूरी पर है, और एक कह रहा है 36 मीटर की दूरी पर है, और इनका जो उन्नयन कोण है, एक का 43 दिया हुआ है और एक का 47 दिया हुआ है। तो कह रहा है ये जो ऊंचाई है ये आपको क्या करना है? निकालना है। अब देखो ये सवाल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, हालांकि यहां पे कोण लिखा हुआ है, लेकिन इस कोण को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो दोनों का योग 43 + 47 निकालोगे।
कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के साथ में क्या है, पूरक कोण है। और पूरक कोणों का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि अगर ये h है, ये x है, ये y है, तो h बराबर होता है अंडर रूट एक्स वाई। तो अंडर रूट 49 और गुणे में कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बस ये हमारे सवाल का आंसर। इसको आप सिमिलरिटी से भी लगा सकते हो। अब देखो अगर ये 43 है तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अगर ये 43 है तो सॉरी ये 47 है तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। भाई दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके तीनों कोण आपस में समान है, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। और वैसे सिमिलरिटी से ये बनकर आता है, तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 42 आ जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर है। क्लियर। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक आयताकार हाल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 126 फीट और 90 फीट है। कह रहा है सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा, ये भी फीट में है तो वर्ग फुट में आ जाएगा, जिसका उपयोग इस फर्श को टाइल करने के लिए इस तरीके से किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे। इसका मतलब यह है कि जब हम टाइल लगा रहे हैं तो वो लंबाई में भी फिट हो जाएगी और चौड़ाई में भी फिट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, कभी भी इस तरीके से सवाल है कि टाइल लगानी है और टाइल हमारी फिट हो जा रही है और टाइल की संख्या कम से कम रखनी है, और उसका या तो टाइल की संख्या कम से कम बोले या उसका आकार अधिक से अधिक बोले, उसका जो विमा है वो अधिक से अधिक बोले, दोनों बात एक ही है। भाई अगर आकार बड़ा होगा तो संख्या कम होगी, संख्या कम करनी है तो आकार बढ़ाना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसे सवालों में जो वर्गाकार टाइल की भुजा होगी वो क्या होगा, जो लंबाई और चौड़ाई दे रखा है उनका एचसीएफ होगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसी संख्या जिससे लंबाई में भी भाग चला जाए, उससे चौड़ाई में भी भाग चला जाए, और वो क्या हो, बड़ा से बड़ा हो, क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये 18 गुणे 7 है, ये 18 गुणे 5 है। भाई 126 हो गया 18 गुणे 7 और 90 हो गया 18 गुणे 5। अब देखो इन दोनों का जो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो वर्गाकार टाइल की भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और अगर भुजा 18 हो गया तो कह रहा है हमको एरिया निकालना है। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। अच्छा अगर इसी सवाल में पूछता कितनी टाइलें लगेगी, तो मैं आपको बता दूं टाइलों के लिए आपको क्या करना है, कुल एरिया में एक टाइल के एरिया से भाग कर देना है। एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, 18 गुणे 18। तो 18 से भाग करोगे 7 बार जाएगा, 18 से भाग करोगे 5 बार जाएगा, 5 से 35, एन का मान कितना आ जाएगा, 35। ऐसी 35 टाइलें लगेंगी। दोनों सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, टाइलों की संख्या पूछी जाती है, कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी, और अधिक से अधिक टाइल के आकार भी पूछा जाता है, मतलब 18 का भी मान पूछा जाता है, और एरिया भी पूछा जाता है। ठीक, चलो अगला सवाल कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 9, 6x प्लस 8y बराबर 18 के बीच की दूरी क्या है। अच्छा मैं आपको बता दूं, दो समांतर रेखाएं, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इनके बीच की दूरी समांतर होगी तभी निकलेगी। जैसे अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो इनके बीच की दूरी बदलती रहेगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी तभी हम निकाल सकते हैं जब दोनों रेखाएं हमारी कैसी हो, समांतर हो। एक हमारी ये रेखा है और एक हमारी ये रेखा है। अब मैं आपको बता दूं, दो समांतर रेखाओं का जो समीकरण होता है, अगर मान लो इसका रेखा का समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर सी, और इस रेखा का समीकरण अगर इसके समांतर है तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई, इतना पार्ट तो सेम रहेगा। मान लो अगर ये c1 है तो ये क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। और इनके बीच की जो दूरी होगी वो ऊपर से क्या करोगे, यहां पे लंब डाल दोगे। ये जो दूरी है ना, ये कैसी निकलती है, ये जो दूरी होती है d, ये होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यही चीज यहां लगाना है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी है, हमेशा इस बात को याद रखना कि ये जो दोनों पहले पार्ट हैं ये क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ax प्लस बी वाई दोनों में सेम होना चाहिए। यहां पे ax प्लस बी वाई, यहां पे ax प्लस बी वाई सेम नहीं है, तो मैंने कहा यहां पे जो ax प्लस बी वाई है यहां पे भी ax प्लस बी वाई बना लो, 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 9। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों रेखाओं के बीच की जब दूरी निकालने जाओगे तो c1 और c2 क्या हो गया, बराबर हो गया, और 9 माइनस 9 बटे में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हालांकि नीचे तो जो वैल्यू बनेगी वो 5 बनेगी, लेकिन ऊपर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं। अगर आप ऐसे समझो तो ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होंगी, और समपाती रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो शून्य होती है, मतलब ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, चलो कह रहा है एक घनाभ बॉक्स के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729,
529 और 289 है। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करो। अब देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी आपको 3 एरिया दे रखे हैं और अगर आपको आयतन निकालना है, आसन्न फलक का एरिया अगर A1 A2 A3 दे रखा है, तो बस इनका गुणा करके अगर आप वर्गमूल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आयतन मिल जाएगा। अब 729 है, 529 है और 289 है। अब आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ये किसका वर्ग होता है? 27 का वर्ग होता है, ये 27 हो गया। ये किसका वर्ग होता है? 23 का वर्ग होता है, ये 23 हो गया। और ये किसका वर्ग होता है? 17 का वर्ग होता है, तो ये कितना हो गया? 17। आंसर हो गया। अब यहां पर आप यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो और डिजिट सम का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। यूनिट डिजिट अलग अलग है, चारों ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 7 सते 49 और 3 नमा कितना हो जाएगा? 27। तो जो भी हमारा आंसर होगा उसके अंत में कितना आ जाएगा? 7। आंसर सही है। ये 20 + 3 20 - 3 तो 400 - 9 399। हाँ ठीक है, 4 3 12 लगभग लगभग सही है, सही है। मैं देख रहा था कि ये वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है और ये कहीं छोटा तो नहीं है ना, वेरीफाई कर रहा था। लगभग लगभग सही है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर, जिसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? शंकु की त्रिज्या नहीं, किसकी त्रिज्या? गोले की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। गोले की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की आधी है। शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है? अच्छा, अगर गोले की त्रिज्या शंकु के त्रिज्या की क्या है? आधी है, आधी ले लो, ठीक है भाई। शंकु की त्रिज्या को कितना मान लो? R मान लो। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। तो कह रहा है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। गोले का जो आयतन होगा, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ R क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा और इसका क्यूब। और शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई R²H 1/3 पाई R²H। और मान लो हाइट कितनी है? H है। तो आपको क्या निकालना है? R/H निकालना है। अब देखो पाई/3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर आप R/H देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। 8 इधर जाएगा, 4 इधर आएगा। 8/4 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। थोड़ा सावधानी से, आपको रेडियस को कंपेयर कर रहा था, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात निकालना था, तो मैंने शंकु की त्रिज्या को R मान लिया, गोले की त्रिज्या को आधा R/2 कर दिया, गोले के आयतन को शंकु के आयतन के बराबर कर दिया। आंसर आ गया अपने आप। अगला सवाल कह रहा है पाइप P किसी टैंक के 3/4 भाग को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप Q उसी टंकी के 5/6 भाग को 25 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों को 2 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप R को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 5 घंटे में खाली कर देता है। कह रहा है पाइप PQR मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। देखो कैसे करेंगे सवाल। सबसे पहले P कितनी देर में भर रहा है, Q कितनी देर में भर रहा है, ये निकालना है। तो भाई 4 भाग का 3 भाग भरने में 15 घंटा, तो एक भाग को भरने में 5 घंटा और 4 भाग को भरने में 20 घंटा, या जो भी फ्रैक्शन इसको पलट के गुणा कर दो। तो P को भरने में कितना समय लगेगा? 15 × 4/3 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये हमारा P का हो गया। उलट के कर दिया करो, Q हमारा कितना हो जाएगा? 25 × 6/5 5 × 25 5 6 कितना आ जाएगा? 30। अब अगर इनके हिसाब से हमको देखना है तो टोटल जो हमारी टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 60। P की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी? 2 और Q की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी? सॉरी, P की क्षमता हो जाएगी 3 और Q की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। कह रहे हैं P और Q दोनों को 2 घंटे के लिए चला जाता है। अच्छा, P और Q अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे? 5 क्षमता से 2 घंटे काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। मतलब टंकी में कितना पानी भर गया? इतना पानी भर गया। भाई P हमारा भरने वाला पाइप है, Q हमारा भरने वाला पाइप है, R हमारा खाली करने वाला पाइप है। अब कह रहा है पहले P और Q को भरा गया तो अभी टंकी में हमारा कितना पानी भर गया? इतना भर गया। और कह रहा है फिर
पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है, पी और क्यू को बंद कर दिया गया, आर अकेले है, तो कह रहा है इसको 5 घंटे में खाली कर देता है। अब देखो अगर इसको 5 घंटे में खाली करेगा तो आर की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पी की क्षमता 3, क्यू की क्षमता 2 और आर की भी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन आर जो है ना वो कैसा पाइप है, निकासी पाइप है, निकालने वाला पाइप है। कह रहे पी क्यू आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे। अब खाली टैंक की क्षमता कितनी है, 60। अगर तीनों मिलेंगे प्लस प्लस माइनस तो ये बैलेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 और 3, और इस क्षमता से करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 20 घंटा लग जाएगा। मतलब 3 क्षमता से कितना समय लग रहा था, 20 घंटा, तो वही आंसर हो जाएगा। क्यू और आर एक दूसरे को बराबर बराबर कर देंगे, क्यू 2 भरेगा, आर 2 खाली कर देगा, तो क्यू और आर का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। पी जितनी देर में भरता है उतनी देर में भर देगा। ठीक है, चलो कह रहा 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस समवृत्ती शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। भाई छिन्नक आपको मालूम होना चाहिए, छिन्नक हमारा क्या होता है, इस तरीके की आकृति होती है जहां पे एक हिस्सा छोटा और एक हिस्सा बड़ा होता है। किसी एक शंकु से क्या करते हैं, इसको काट के निकाल लेते हैं। एक शंकु को अगर मान लो ऊपर से काट दिया जाए इस तरीके से, जैसे शंकु हमारा पूरा बना है और इस तरीके से काट दिया जाए तो ये हमारा क्या बन जाता है, छिन्नक बन जाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा फ्रस्टम है। अब देखो अगर मान लो इसकी 2 रेडियस होती है, एक ऊपर की रेडियस R1 होती है, नीचे की रेडियस R2 होती है और ये हाइट होती है h। कह रहे इस छिन्नक को पिघलाया जाता है और एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में पुनर्निर्मित किया जाता है जिसकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई 3:5 के अनुपात में है। तो कह रहा है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेलन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बेलन का आपको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, 2πRh निकालना है। अच्छा देखो जो हमारा शंकु है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस में 7 का मल्टीपल है तो जो इसका आयतन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब जब उसको आप क्या करोगे, बेलन में कन्वर्ट करोगे, तो भाई आपको मालूम है जब एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाएंगे तो दोनों के आयतन क्या रहेंगे, बराबर नहीं। बेलन के आयतन में भी 11 का मल्टीपल होगा, बेलन के आयतन में 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब बेलन के रेडियस और हाइट में 7 का मल्टीपल होगा, और बेलन के रेडियस और हाइट में 7 का मल्टीपल, इसका मतलब यह है कि बेलन के वक्र पृष्ठ में 11 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी लगाओ, 4 1 5 6 भाग नहीं जाएगा, 4 2 6 6 भाग जाएगा, 8 4 12 12 में से 5 गया भाग नहीं जाएगा, 7 बचा, 4 4 8 8 में से 6 भाग नहीं जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। देखने में यह सवाल बहुत बड़ा है लेकिन इस सवाल को बिना सॉल्व किए भी हम बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं कि गारंटी से हमारा आंसर ये है। लेकिन निकालोगे कैसे। अब शंकु का आयतन होता है, अगर हमारा छिन्नक है तो जो आयतन होता है ना 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2 H, और ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, पाई। अब देखो कभी भी आपको अगर रेशियो दे रखा है और वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है तो मैंने बता रखा है कि आप क्या लगा लो, x लगा लो। पाई R स्क्वायर 3 की जगह 3x करोगे तो स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर, इंटू में कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब इधर और इधर से पाई आपका पाई से कट जाएगा, 1/3 आ गया। R1 हमारा कितना है, एक 7 है और एक 28 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 7 × 28। अब देखो यहां पे कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो 7 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 7 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे और ये 9 को इधर भाग कर दो कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बचा, 4 का स्क्वायर 16 बचा, 7 आ गया और 7 आ गया, यहां से भी 7 यहां से भी 7, तो कितना बच गया, 4 बच गया। 5x³ अच्छा h इसमें मिस हो गया, एक 45 भी है, 45 बराबर 5x³। अब देखो यहां से आपका क्या कट जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 9 बार कट जाएगा, और 9 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार कट जाएगा।
अगर आप देखोगे तो 16 4 20 और 21, 21 में 3 से भाग करोगे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। 7 क्यूब बराबर एक्स क्यूब, यहां से एक्स का मान कितना आ जाएगा 7। अगर एक्स का मान हमारा किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर, तो रेडियस हमारा 21 और ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच, 2 का मतलब 2 पाई का मतलब हो गया 22/7। रेडियस हमारा हो जाएगा 7 × 21 और ऊंचाई हमारा 35 हो जाएगा। आप इसको काट दो, 7 × 21 गुणा कर दो भाई, इसमें से 2 इसको दे दो। अगर इसमें से 2 इसको दे दोगे तो कितना बचा, 70 हो गया। 7 × 21 210 हो गया। और बस गुणा कर लो, 22 × 22, 22 दूना 44 और 2 46, 4620 आ गया ना आंसर। मैं आपको आंसर आखिरी तक निकालता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपको आंसर आखिरी तक निकालना है। यह है कि आपको समझना है कि कभी आपकी 11 की डिविजिबिलिटी फेल होती है, यूनिट डिजिट फेल होता है, तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ठीक है, चलो फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। 2 पेन और 19 पेंसिल की कीमत 118 है। यदि पेन की कीमत 5 प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 4 प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, तो 5 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 144 हो जाती है। कह रहा है 14 पेन और 6 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी, ये बताना है। भाई पहले क्या कीमत थी, ये हमको बताना है। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। ऐसे में हमेशा रैखिक समीकरण बनता है, तो x और y मान के चलो, सवाल जल्दी आएगा। पेन की कीमत को x मान लो, पेंसिल की कीमत को y मान लो, तो सवाल में क्या दिया हुआ है, 2x + 19y। कितना दे रखा है, 118 रुपए दे रखा है। कह रहे जब पेन की कीमत में 5 बढ़ जाता है और पेंसिल की कीमत में 4, सॉरी पेन 5 कम होता है, पेंसिल में 4 बढ़ता है, तो 5 पेन की कीमत, 5 पेन की कीमत में क्या है, 5 रुपए हमारा कम हो जा रहा है, तो अब कितना हो गया, x - 5 हो गया। और 8 पेंसिल की कीमत में कितना हो रहा है 4 रुपए बढ़ जा रहा है, बराबर कितना दिया हुआ है, 144 रुपए। अब देखो यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 8y। इधर हमारा कितना हो जाएगा 144 और ये हमारा 25 इधर ऐड हो जाएगा, और 8 चौक 32, 32 हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो 44 में से पहले 32 को घटा दो, कितना बचेगा, 12 बचेगा, और 12 में 25 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा जो वैल्यू आ गया किसका आ गया, 5x + 8y के बराबर आ गया। अच्छा देखो कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ने या घटाने से, अरेंज करने से भी हमको ये वैल्यू मिल जाती है। 14 पेन चाहिए, किसी तरीके से बन सकता है, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें 2 का गुणा करो, 14 हो जाएगा, लेकिन फिर पेंसिल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो इसमें किसका गुणा करो, 5 का, और इसमें किसका गुणा करो, 2 का। अब देखो अगर इसमें 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 5 का गुणा करोगे तो 95y हो जाएगा, और 5 का गुणा करोगे तो मतलब क्या हो गया, 10/2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 590 हो जाएगा। यहां पे देखो 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 16y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 266 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना है, तो y का मान मिल जाएगा। 15 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 8 में से 1 गया कितना आ जाएगा, 7, 79y कितना आ जाएगा इधर। 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 3। साफ साफ समझ में आ रहा है कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32। कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में, या तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है या तो डेटा में गड़बड़ है। 2x 19y 118 है, ठीक है। पेन की कीमत में 5 रुपए की कमी आती है और पेंसिल की कीमत में 4 रुपए की बढ़ोतरी होती है। 5x + 8y, ठीक है। 5x + 8y बराबर हो गया है 144 है। 144, ये +25 और -32 हो जाएगा। तो मैंने 44 में से 32 घटाया तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12 बचा, 112, 5 2 7, 2 1 3। अच्छा यहां पे गड़बड़ी है, 137 की जगह मैंने 133 लिखा हुआ है। 137 बोला था लेकिन गलती से 133 लिख दिया। 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 274 आ जाएगा, तभी तो आंसर नहीं आ रहा। अब देखो 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 7 28 3 31, वैल्यू लगभग लगभग वही आ रही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था तो थोड़ा सा डेटा डिफरेंस आ गया। अब अगर y का मान 4 है तो कहीं पे भी रख सकते हो जहां पे कैलकुलेशन आसान रहे, यहां पे रख लो। y का मान अगर 4 के बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा, 137 माइनस 32 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना हो गया, 37 में से 32 जाएगा, 5 बचेगा, 105 बटे 5 कितना हो जाएगा, 21। x का मान हो गया 21। तो कह रहा है कि 14 पेन, 14x और प्लस 6 पेंसिल, 6y बताना है। तो 14 एकन 14, 14 दूना 28 और एक कितना हो जाएगा, 29 और 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो 8 यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 2 11 और 2 1 3, 318 रुपए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जाम में पूछे गए और पीछे भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन रहता है, लेकिन आपको इसी तरीके से करना है। अगर इस तरीके का कैलकुलेशन आपको एग्जाम में मिले तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करके हमेशा लास्ट में करो, ताकि जो माइंड पे प्रेशर क्रिएट ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, पाई का मान 3.14 का उपयोग करना है। अब देखो जरूरी नहीं कि हमेशा पाई का आप वही मान लो 22/7। अगर एग्जाम में सवाल में लिखा है कि पाई का मान 3.14 लेना है तो आपको पाई का मान 3.14 लेना है, अपने से आप 22/7 नहीं ले सकते। अब अगर गोले का आयतन निकालना है, व्यास दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 15। और अगर रेडियस मालूम है तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई। पाई का मतलब कितना हो जाएगा, और इसको आप 30/2 रखो, 30/2 रखोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगा। पाई का मान कितना हो गया, 3.14 हो गया। और आर क्यूब करोगे तो 30 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 और कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 8। कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए मैंने बस इस तरीके से लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये 4 से कटेगा कितनी बार, 2 बार कटेगा। 2 अंक पे दशमलव है, 2 जीरो से खत्म हो जाएगा। 3 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा। यहां पे मत भाग दो, 2 से कहां पे भाग दे दो, यहां पे 2 एकन 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, बस हो गया गुड़ा। 9 सत्ते 63, अंत में 3 और 0 सभी में आ रहा है। 9 से भाग जाना चाहिए, 5 4 9, 5 4 9 नहीं जा रहा है, 4 2 6 3 9 नहीं जा रहा है, 4 3 6 सॉरी 4 3 7 2 9, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 9 सत्ते 63, 9 पना 45, 45 और 6 51, 9 एकन 9, 9 5 14, 14 130 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आप यहां पे इसको काट के 15 लिखते तो यही जो आपका कैलकुलेशन है बहुत बड़ा हो जाता है। ये चीजें आपको हमेशा सीखनी होती हैं कि एग्जाम में क्या ऐसा डेटा लें जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान बना रहे। ज्यादातर बच्चे ये गलती करेंगे कि व्यास 30 दे रखा है, रेडियस को 15 ले लेंगे और यहां पे 15 का क्यूब करेंगे और फिर वो गुणा करने में फंस जाएंगे। ऐसे लिखने से कैलकुलेशन आसान रहेगा। ठीक है, चलो। कह रहा है एक व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 17% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तर को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित कीजिए। अब देखो यार, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, बेईमान दुकानदार का है। बेईमान दुकानदार के केस में आपको मालूम होना चाहिए सक्सेसिव चेंज लगता है। और जब बेईमानी करता है वजन की, अगर उसको फायदा होता है, तो जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है 17% कम, 17% कम का मतलब यह है कि अगर 100 तोलना चाहिए तो 17% कम कितना तोलेगा, 83 तोलेगा। तो जो कम वाली होता है वो उसके लिए लागत हो जाएगा, और जो ज्यादा वाली वैल्यू होता है वो उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। पहले के केस में 39% के लाभ पर बेचता है, मतलब भाई पहले से कह रहे हैं व्यापारी चावल को 39% के लाभ पर बेचता है। 100 के सामान को कितने में बेचता है, 139 में बेचता है। अब क्या कह रहा है कि बेईमानी भी करता है और क्या करता है, 83 की चीज को कितने में बेचता है, 100 में बेचता है। और अगर हमको क्या देखना है, ओवरऑल कितने का फायदा या लाभ हो गया, तो भाई ये 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 83, और यहां पे कितना आ जाएगा 139 आ जाएगा। अब देखो आपको एक बात समझनी है कि इनका अंतर कैसे निकालोगे, बड़े आसानी से। भाई ये 100 से कितना ज्यादा, 39 ज्यादा है, ये 100 से कितना कम है, 17 कम है, दोनों को जोड़ दो, 9 7 16 कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो उसको कितने का फायदा हो रहा है, 56 का फायदा हो रहा है, कितने पे, 83 पे, और परसेंटेज में बदलना है तो क्या आ जाएगा, गुणे में 100। बस अब इसको आपको सोल्व कर लेना है।
कितनी बार जाएगा आपको देखना है। अब देखो इस तरीके का जब सवाल है तो आपको क्या करना है, ऐसे करके बचपन का जो तरीका होता है ना, बस उसी तरीके से भाग कर दो। 7 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 ठे 48 और ये कितना हो जाएगा 49, 2 आ जाएगा, 15 में से 9 गया, 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 620। अब एक बार और जाएगा, 8 अट्ठे 64, 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 अठे 56 और 2 58, कितना बच गया 9 बच गया, 3 बच गया। और जा सकता है, अब अगर इससे और जाएगा तो 67 से 68 तक जाएगा, 69 तक पहुंचेगा नहीं, मतलब 67 तक पहुंच पाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है यदि किसी निश्चित मूलधन पर 7.7% वार्षिक ब्याज दर पर 2/6/7 वर्ष का साधारण ब्याज 1188 है, तो कह रहा है उसी मूलधन पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4/5/9 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात करो। मूलधन दोनों के केस में समान दे रखा है, पहली बार में ब्याज दे रखा है, दूसरी बार में मिश्रधन पूछा जा रहा है। और आप देखो रेट 7.7%, वर्ष 2/6/7%, रेट 8.5%, दर 4/5/9, सॉरी समय 4/5/9 साल। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल में डर जाएंगे, फिर से वही बात है, अगर कोई सवाल लगे कैलकुलेटिव है तो आप स्किप कर सकते हो, लास्ट में करो, लास्ट में करो तो अप्रोच सही होना चाहिए। अब देखो ब्याज दिया और मिश्रधन निकालना, तो फोकस भी यही है। अच्छा देखो ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज होता है RT%, तो दोनों का RT% तो निकालो ही निकालो। इसका RT% कितना हो जाएगा, देखो 7.7 गुणे, और इसको सही बटे में 7 दूनी 14, 6 20/7, और जैसे आप ये लिखोगे ये इससे गया, 7 से काटोगे 11 बार, 11 दूना कितना आ गया 22%। पहले वाले केस में 22% आ गया, जिसका मान हमको ऑलरेडी दे रखा है। अब यहाँ पे 22% का मान दे रखा है, तो आप क्या निकाल सकते हो, मूलधन भी निकाल सकते हो, लेकिन मूलधन निकालने से कोई फायदा नहीं है, आपको क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना। तो दूसरे के केस में ब्याज कितना हो जाएगा 8.5%। अब इसको आप लिख दो 17/2, कैलकुलेशन आसान रहेगा। वहां पे भाई इस तरीके से नहीं लिख सकते थे, यहां पे लिख सकते हैं। 8.5 को क्या लिख सकते हैं 17/2, और वो 9 चौक 36, 36 और 5 41, 41/9। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। लेकिन मिश्रधन क्या होगा, जब इसमें आप मूलधन जोड़ोगे। मूलधन हमारा कितना है, अब देखो यहां कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो आपको मालूम है बटे में 18 आएगा ही आएगा, 100 जोड़ दो और सही बटे में रखो। फ्रैक्शन में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी सही बटे में लिखने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो। अब ये कितना हो जाएगा 18, इसका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 17 × 17, 17 चौको 68, और एक कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 18। अब अगर इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2497 बटे में 18, इसका मान निकालना है। अब देखो इतने परसेंट का मान निकालना है, और कितने किसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है। वही बात है, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, 1188 दे रखा है। साफ साफ समझ में आ रहा है, 11 से भाग जाएगा 2 बार, 11 × 11, 11 × 88, 18 छक्का 108, 2 तिया 6, और देखो 3 से 21, यूनिट डिजिट क्या आ गया 1 आ गया, 3 से 21, 3 9 27, 2 29, 3 चौक 12, 2 14, 3 दूना 6 1 7, 7491, यही आपके सवाल का क्या जाएगा उत्तर है। बात समझ में आ गया। अगर अप्रोच सही है ना, तो आप कठिन से कठिन सवाल को भी आसान बना सकते हो। चलिए कह रहा है x का मान दे रखा है 7 + 3√5, तो x² + 1/x² का मान निकालना। एक बार जरा ऑप्शन पे भी नजर डाल लेना, इसको इस सवाल को हल्के में ना लेना। लेकिन हाँ ये बात मालूम है कि अगर हमको x² + 1/x² निकालना है तो दो तरीका है, या तो आप पहले x² निकाल लो, फिर 1/x² निकाल लो, फिर निकाल लो, या x से 1/x निकाल लो और x + 1/x निकाल लो और इसके बाद ये निकाल। तो मैं आपको बता दूं, जब आप x² निकालोगे और फिर जब 1/x² निकालोगे, तो x² निकालना आसान है, 1/x² में टाइम लग जाएगा, लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। x + 1/x आसान देगा, और इसका जब आपको ये निकालना है तो k² - 2 कर देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा।
अब देखो यहां पर हमने आपको पहले बताया है कि अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 होता तो 1/x बड़ा आसान हो जाता। ये 49 हो गया और ये 45 हो गया। अगर वर्गों के बीच का अंतर 1 होता तो 1/x हो जाता, बस इसके बीच का चिन्ह बदल देते, लेकिन यहां पे नहीं। अब अगर हम 1/x की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/7 + 3√5, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 - 3√5, और नीचे क्या होगा पहले नंबर का वर्ग 49, दूसरे नंबर का वर्ग 45, मतलब कितना आ जाएगा बटे में 4, 7 - 3√5 बटे में 4। अब देखो आपको क्या करना है x + 1/x निकालना है, तो भाई दोनों को आपको क्या करना है जोड़ देना है। तो एक लिखा हुआ है 7 + 3√5। देखो मैं पूरा लिख रहा हूं, शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए माइंड। अब इसका गुणा इधर जाएगा तो 4 × 7 = 28 और 7 और हो जाएगा, तो 28 और 7 करोगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा पूर्ण संख्या में। 4 × 3 = 12√5 - 3√5 कितना हो जाएगा 9√5 और बटे में कितना हो गया 4। ये हमारा हो गया x + 1/x। अगर ये हमारा x + 1/x हो गया तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा k² - 2। इसका स्क्वायर करोगे तो देखो a + b का स्क्वायर बनेगा और बटे में इसका स्क्वायर बनेगा, तो a + b का स्क्वायर करो, a स्क्वायर 35 का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12, 12 × 25 आ जाएगा। ये 81 × 5, 5 × 5, 5 × 8 = 40, 405 आ गया। आसान कैलकुलेशन है। और प्लस 2ab 35 दूना 70, 7 × 63, 630√5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। बटे में कितना आ जाएगा 16 और माइनस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो ये 16 दूना कितना हो गया 32, 32 को क्या करोगे घटा दोगे और बटे में क्या आ जाएगा 16, इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 5 3, 12 और 4 16, 1630 आ जाएगा। 1630 में से 32 घटाओगे, 1630 में से 30 घटाओगे 1600, 2 और घटा दोगे तो 1598 आ जाएगा। और प्लस क्या आ जाएगा 630√5 और बटे में कितना है 16 है। अब देखो सारे के सारे ऑप्शन में 8 है तो आपका मतलब क्या है 2 से भाग करना है, 2 से भाग करोगे 8 बढ़ जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, यहां पे भाग करोगे 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 799 + 315√15 सॉरी बटे में 8, 799 + 315√5 बटे में 8, ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और सवालों को देख के डरना नहीं चाहिए कभी भी, ऐसा नहीं कि सवाल देखो और इस तरीके का ऑप्शन है तो डर जाओ। आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इस तरीके का सवाल को आप बना सको। ठीक है चलो, कह रहे हैं निम्न व्यंजक को सरल करें a² + b² - c² का स्क्वायर - a² - b² + c² का स्क्वायर बटे में b² - c²। अच्छा इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार ऑप्शन को देखो। जो भी आपका आंसर आ रहा है वो बी और सी पर निर्भर नहीं कर रहा, मतलब बी और सी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। ऐसा कोई भी सवाल हो जिसमें आंसर किसी वैल्यू पे निर्भर ना करे, उसका आप कोई भी मान ले सकते हो। तो मैं क्या करूंगा बी और सी को पूरा पूरा हटा दूंगा, मैंने कहूंगा बी और सी को 0 ले लो, भाई बी और सी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैंने बी और सी दोनों को 0 किया तो बटे में क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बस वैल्यू पुटिंग करते समय यही एक बात याद रखनी है कि बटे में 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहां पे दोनों को तो 0 नहीं करूंगा, लेकिन एक को तो कम से कम कर ही सकता हूं ना, सी को 0 कर दो। और जैसे ही आप सी को 0 करोगे तो अब हमारा क्या हो गया a² + b² का स्क्वायर - a² - b² का स्क्वायर। अब देखो ये हमारा a + b का स्क्वायर - a - b का स्क्वायर बन गया, क्या होता है 4ab होता है। तो ऊपर हमारा 4, a की जगह पे a², b की जगह पे b² और नीचे हमारा क्या हो गया b²। सवाल खत्म हो गया, क्या आ गया 4a²। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तरीका समझ में आया। क्या किया है हमने बस सी को 0 कर दिया है, उसके बाद में क्या फॉर्मूला लगा दिया, मैं एक बार लिख दे रहा हूं a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है 4ab मिल जाता है। a की जगह a², b की जगह b², a² + b² का स्क्वायर - a² - b² का स्क्वायर। तो a + b का स्क्वायर a - b का स्क्वायर क्या मिलेगा 4ab मिलेगा, a की जगह a², b की जगह b²। क्लियर। चलो 2 साल बाद 13,230 का वर्तमान मूल्य क्या होगा जब ब्याज प्रति वर्ष 5% की दर से संयोजित किया जाता है। दर हमको मालूम है और कह रहा है 2 साल बाद जो राशि होगी मिश्रधन होगा वो इतना होगा। मिश्रधन भी हमको दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है मूलधन निकालना है।
अब देखो 5% की दर दे रखी तो आप इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल में राशि कितनी हो जाएगी? 20 से 21 हो जाएगी। और 2 साल में क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 400 से 441 हो जाएगा। किसका मान दे रखा है इस सवाल में? 441 का मान दे रखा है। किसका मान निकालना है? 400 का। जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और इंटू में क्या हो जाएगा? 13,230 हो जाएगा। अब देखो यहां पे सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेशन बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ऐसे सवालों में अगर ये हमारा उत्तर के बराबर है तो यूनिट डिजिट से भी कई बार सवाल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो इसमें ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि 4×3=12 और उसके बाद में क्या मिलना चाहिए? 3 0 मिलना चाहिए। इसमें किस संख्या का गुणा करें कि अंत में 3 0 और 2 मिलना चाहिए? तो देखो अगर एक है तो 3 0 वाले ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दोनों देखो कतई नहीं हो सकते। अगर आपने 5 का 1 में गुणा करा तो यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा? 5, और अंत में क्या मिलेंगे? 2 0 मिलेंगे। तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब हमको यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 2। 3 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 3। 2 का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट। 441 हमारा 21 का स्क्वायर है तो इसमें 9 भी आएगा, 49 भी आएगा। आप 9 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, 7 से भाग दे दो, फिर कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। या आप देखो तो कुछ ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि एग्जैक्टली 3 बार जा रहा है। 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 बार जा रहा है। और यहां से भी दिख रहा है कि एक्स का मान कितना आ जाएगा? 12। डिपेंड करता है कि आप कितनी तरीके से सवाल को पकड़ पाते। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। अब देखो इस सवाल में तो कट गया, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल आते हैं, कई सारा डेटा आता है जहां पे इतनी आसानी से नहीं कटता। क्लियर है? चलो अब इस सवाल को सॉल्व करो। कह रहा है एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाएं प्रदान करता है। योजना 1 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट। योजना 2 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। योजना 3 4 खरीदे 6 प्राप्त करें। अच्छा देखो इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए तो टोटल कितने पाए? 8 पाए। 5 खरीदे 8 पाए। इस वाले सेंटेंस को ऐसे कह सकते हो 5 खरीदे 8 पाए। और यहां पे 4 खरीदे 6 पाए, 4 खरीदे 6 पाए का मतलब यह है 2 आप क्या करोगे? एक्स्ट्रा पाओगे। तो 4 खरीदे 2 मुफ्त पाए। अब जब मैंने इस तरीके से लिखा है तो आप दोनों सेंटेंस का मतलब बड़े आसानी से समझ पा रहे होगे कि हाँ भाई दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है। नहीं तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 4 खरीदे 6 पाए, तो उनको लगता है कि भाई ये खरीद रहे हैं ये मुफ्त है, ये खरीद रहे हैं ये मुफ्त है। नहीं भाई, यहां पे ये खरीद रहे हैं इतना मिल रहा है तो मुफ्त कितना है? 2 मुफ्त है। क्यों मैं मुफ्त निकाल रहा हूं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब भी हमको डिस्काउंट निकालना है तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, डिस्काउंट हमेशा होता है मुफ्त। जितना भी चीज मुफ्त में मिलता है वही आपका क्या होता है? डिस्काउंट होता है। और जितना भी टोटल उसका वैल्यू बन रहा है, टोटल वैल्यू कैसे बनेगा भाई? टोटल कितने का सामान है, टोटल कैसे बनेगा? 4 खरीद रहे 6 मिल रहा है तो 6, टोटल कितना है? 6 बटे में कुल। यही हमेशा डिस्काउंट रहेगा। और अगर 2 डिस्काउंट दे रखे हैं पहले वाले केस के लिए, योजना 1 के लिए, योजना 1 के लिए क्या लगेगा? D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100%। अब तीनों का आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है इफेक्टिव की कितने परसेंट का डिस्काउंट बनना है। तो योजना 1 के लिए आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? 25 15 40 और माइनस 25 गुणे 15 करोगे तो 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, बटे में 100 करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो 40 में से 30 जाएगा कितना आ जाएगा? 37, और 37 में भी 0.75 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 36.25% आ जाएगा। ये पहली स्कीम का डिस्काउंट हो गया। दूसरी स्कीम का डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3 मुफ्त है और टोटल कितना है? 8, तो 3/8 कितना होता है? 37.5% डिस्काउंट है। और तीसरी योजना में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तीसरी योजना में 2 मुफ्त है, टोटल कितना है? 6, 1/3, और 1/3 कितना होता है? 33.33%। अच्छा ऐसे सवालों में सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी आता है। कई बार पूछता है दुकानदार को सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, कई बार पूछता है ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा कब होगा। ग्राहक को फायदा तब होगा जब डिस्काउंट सबसे बड़ा होगा, ये वाला। और दुकानदार को फायदा कब होगा? जब डिस्काउंट सबसे कम होगा। ये दुकानदार के लिए है और ये ग्राहक के लिए।
तो सवाल में कह रहा है कौन सी स्कीम बेस्ट है, किसके लिए, ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए कौन वाली स्कीम बेस्ट हो जाएगी, सेकंड वाली स्कीम बेस्ट हो जाएगी। और यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है ए दी गई 10 संख्याओं का औसत है, दो संख्याओं को 3 अलग अलग संख्याओं से बदलने के बाद बी औसत है। दो संख्याओं को 3 अन्य अलग अलग संख्याओं से बदलने के बाद में औसत बी है। कह रहा है, कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि दो संख्याओं को निकाल दे रहा है और 3 संख्याएं ले आ रहा है। अब औसत कितना हो जा रहा है, बी हो रहा है। कह रहा है निकाली गई संख्याओं का औसत 48 है और जो नई सम्मिलित संख्याएं की गई उनका औसत कितना है, 56 है। कह रहा है यदि a प्लस बी 483 है तो a माइनस बी का मान क्या होगा। भाई a माइनस बी नहीं आना चाहिए, b माइनस ए आना चाहिए। भाई जो निकल रहा है वो कम है और जो आ रहा है वो ज्यादा है। अगर जो निकल रहा है वो कम है, जो आ रहा है वो ज्यादा है, तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा। तो b का मान a से बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं रहेगा, तो b माइनस ए आएगा। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, अंतर निकालना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो आएगा आप फाइनल देख लोगे। वैल्यू तो अलग अलग दे रखी है ना। अब देखो बड़ी आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ए और बी दो वेरिएबल हैं। अब जब दो वेरिएबल हैं तो आपको एक बात समझना चाहिए, दो इक्वेशन बनेगा और एक इक्वेशन तो ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, तो दूसरा इक्वेशन आप अपने से बना लो। कैसे, ध्यान से समझो। अगर हम ये देखें कि 10 आदमी में से 2 आदमी जा रहे हैं और 3 आदमी और आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हमारे पास में कितना आ रहा है, एक आदमी एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप ऐसे समझो, अगर एक आदमी हमारे पास में एक्स्ट्रा हो गया तो पहले हमारे पास में कितने लोग थे, 10 लोग थे। अब हमारे पास में कितने लोग हो गए हैं, 11 लोग हो गए। यही तो मतलब हुआ ना भाई, 10 लोग थे, 2 लोग गए और 3 लोग आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए, 11 लोग हो गए। ये औसत 10 लोगों का है, ये जो औसत है 11 लोगों का है। अब 10 लोगों के टोटल में ये जो 11वां आदमी आया है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। भाई जो 3 आदमी आए हैं और जो 2 आदमी गए हैं, इनका अंतर ही क्या होगा, तीसरे आदमी के भार के बराबर हो जाएगा। कैसे भाई, 10 आदमियों का टोटल हो जाएगा 10 ए और 11 आदमियों का टोटल हो जाएगा 11 बी। 11 के टोटल में से अगर हमने 10 का टोटल घटाया तो कौन मिलेगा, 11वें आदमी का वजन, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो कैसे मिलेगा, 3 आदमियों के टोटल में से 2 आदमियों का टोटल घटा दो। भाई जो 3 नए आए हैं और जो 2 गए हैं, इनके जो भार का अंतर है, यही तो एक्स्ट्रा हमारे पास में हो गया ना। भाई हमारे पास में 10 आदमियों का जो औसत था तो वो वही है टोटल। भाई कितना एक्स्ट्रा आया है, इतना ही तो एक्स्ट्रा आया है, और जिसको हमने 11 लोगों में बांट दिया। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 11b माइनस का 10a बराबर 3 छक 18, ऊपर लिख दे रहा हूं, 3 छक 18, 3 पचे 15, 1 16, 48 दूना कितना आ जाएगा 96, 8 में से 6 गया 2, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आपको एक वैल्यू और दे रखी है, ए प्लस बी का मान दे रखा है, तो आप क्या करो ना, ए से ए हटाना है तो आप क्या करो, 10 से गुणा कर दो, तो 10a प्लस 10b कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4380 हो जाएगा। और दोनों को क्या करो, जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 21 भी आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 8 7 15, 3 और 1 4 और 4, 21 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बचा 25 हो गया, 21 1 21, 4 बचा, 21 दूना 42, तो बी का मान कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। तो ए का मान निकालना है भाई, इसमें से घटा दो, 212 अगर घटा दोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, ये आ गया 6, ये आ गया 2 और ये आ गया 2, 226 आ जाएगा। अच्छा नहीं, ए की वैल्यू ही ज्यादा है, सही है यार, ए की वैल्यू कैसे ज्यादा है, कुछ कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं किया ना मैंने। अब जो भी है, इनका अंतर कितना आ रहा है, ए माइनस बी। मैंने क्या गलती की, 10 संख्याओं के औसत में दो संख्याएं जो जा रही हैं वो कम औसत वाली हैं, जो आ रही हैं वो ज्यादा औसत वाली हैं। 11 के टोटल में 10 का टोटल घटाया तो 1 का टोटल मिला। चलो
देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैंने क्या ऐसा सोचा जो गलत सोच रहा हूं अभी भी। a माइनस बी ही 14 आ रहा है। किस तरीके से डेटा सेट किया हुआ इन लोगों ने कि a माइनस बी 214 आ रहा है। जो भी हो, मे बी ये रीजन है, a प्लस बी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन ये तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि भाई b ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने डायरेक्टली दे रखा है ना, इसमें कोई लॉजिक तो दिया नहीं हुआ है कि a और b में कौन छोटा है कौन बड़ा है। हमने तो एक रिलेशन ये निकाला जो हमारे सवाल के हिसाब से, ये रिलेशन तो उन्होंने दे रखा है ना, अपने से दे रखा है। और इस रिलेशन का यूज करने के बाद में ए और बी का मान हमारा आ रहा है, इसी ए और इस रिलेशन की वजह से हमारा आंसर में चेंज आ रहा होगा। ये जो रिलेशन है ये गलत दे रखा है, ये संभव नहीं होगा। बस उन्होंने ये देख लिया कि ये इक्वेशन बन नहीं, तो उन्होंने ए प्लस बी का मान अपने से मान लिया, कुछ ए का मान आ गया, कुछ बी का मान आ गया और सेटिस्फाई करा दिया, जबकि लॉजिकली बी का मान ज्यादा होना चाहिए। चलो कोई बात, ज्यादा घुसेंगे नहीं, ज्यादा घुसते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आंसर आ गया तो ज्यादा अंदर डेप्थ में नहीं जाना चाहिए, लॉजिक बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई कम जा रहा है ज्यादा आ रहा है तो औसत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कह रहा है दी गई आकृति में दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि क्रमशः डी एफ बिंदुओं पर पी क्यू क्यू आर आरपी भुजाओं को छूता है। कह रहा है पी क्यू 18 है, क्यू आर 13 है और आरपी 15 है, तो पीडी की लंबाई बताओ। मैं आपको बता दूं ये एग्जाम में बहुत बार आता है, कई बार आपको एक भुजाओं की वैल्यू दे दी रहेगी और आपको क्या पूछा जाएगा, ये जो पार्ट है इन पार्ट में से किसी एक पार्ट की वैल्यू पूछ ली जाएगी। या कई बार आपको ये अल्टरनेट पार्ट दिए रहेंगे, जैसे आपको कई बार ये दिया रहेगा एक्स, ये दिया रहेगा वाई और ये दिया रहेगा जेड, और आपको परिमाप पूछ लेगा ऐसे भी। तो दोनों तरफ से आपको याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर मान लो कोई भी हमारा एक सर्कल है, बाहर किसी बिंदु से अगर हमने दो स्पर्श रेखाएं खींची तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होती, बराबर होती। यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ये हमारा बाहर का बिंदु है, यहां से एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये, दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी तरीके से ये z है तो ये कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो 2 बार x 2 बार y 2 बार z, भाई ये सारा का सारा लंबाई जोड़ना है ना परिमाप में, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 2 बार x 2 बार y 2 बार z। और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 18 13 31, 31 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 46, और 46 में से 2 भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप 23। ये जो आया है ना ये हमारा अर्ध परिमाप है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 23 है तो आपको किसका मान निकालना है, पीडी मतलब x का मान निकालना है। तो y प्लस जेड का मान चाहिए, y प्लस जेड कौन सा हो गया, क्यू आर का मान चाहिए। क्यू आर कितना है, 13 है। तो अगर मैंने यहां पे 13 रख दिया, 23 में से 13 घटाएंगे तो x मतलब पीडी, पीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होगे। अगर कभी एक्स वाई जेड का मान दिया और त्रिभुज में परिमाप पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड को जोड़ के उसका डबल कर दोगे। ठीक है, चलो कह रहा है 13a,b,c 4 अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग हैं, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13a 13b 13c का एचसीएफ 13 दे रखा है, यहां कॉमा होना चाहिए ये वाला, मतलब इस जोड़े का भी एचसीएफ 13 है और इस जोड़े का भी एचसीएफ 13 है और इस जोड़े का भी एचसीएफ 13 है। सभी प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ कितना है, 13 है। कह रहा है ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, और ये बराबर बराबर नहीं है, ए बी सी सब अलग अलग वैल्यूज हैं और सब क्या है 60 से छोटे हैं। ए भी 60 से छोटा है, बी भी 60 से छोटा है, सी भी 60 से छोटा है। तो कह रहा है ए प्लस सी बटे बी का मान क्या होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना। अच्छा 13 और ए का अगर एचसीएफ हमारा कितना है, 13 है, तो अगर मैं बोलूंगा ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होनी चाहिए, 13 गुणे n1 होना चाहिए। क्या ये बात तो समझ में आ रही, क्यों ऐसा कह रहा हूं भाई, 13 और 13 अगर इनका एचसीएफ हमारा 13 है, मतलब इस संख्या में भी हमको क्या मिलना चाहिए, 13 मिलना चाहिए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 13 गुणे n1 हो जाएगा। इसी तरीके से बी भी हमारा क्या हो जाएगा, 13 इंटू n2 हो जाएगा, और सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 13 इंटू n3 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं।
अब अगर a हमारा 13 इंटू n1 है, b हमारा 13 इंटू n2 है, c हमारा 13 इंटू n3 है, और कह रहा है कि जो a b c का मान है वो 60 से कम होना चाहिए। 60 के ऊपर 13 का मल्टीपल देखोगे तो कितना है, 13 पच्चे 65, मतलब जितनी भी वैल्यू होनी चाहिए वो 13 गुणे 5 से कम होनी चाहिए। 13 गुणे 5 से कम का मतलब क्या है, 13 गुणे 4 हो सकता है, 13 गुणे 3 हो सकता है, 13 गुणे 2 हो सकता है, और 13 गुणे 1 हो सकता है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि 13 ए बी सी 4 अलग अलग संख्या है। क्या है, अलग अलग। तो एक 13 हमारा पहले आ चुका है, तो 13 गुणे 1 तो हमारा किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। ए बी सी का मान हमारा 13 गुणे 1 नहीं हो सकता। 13 गुणे 1 ऑलरेडी हमारे पास में है। कह रहा है जो बाकी ए बी सी नंबर है वो 13 से अलग है। तो अगर 13 से अलग है तो हमारे पास में कितनी संभावना बची, सिर्फ 3 ही संभावना बची। और इसमें हमको कह रहा है ए सबसे छोटा है। अगर ए हमारा सबसे छोटा है तो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 2, और बी हमारा कितना हो जाएगा, 13 गुणे 3, और सी हमारा कितना हो जाएगा, 13 गुणे 4 हो जाएगा। अगर इस तरीके से है तो कह रहा है ए प्लस सी बटे बी निकालना है। तो ए प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप ए प्लस सी में देखो 13 कॉमन आ जाएगा, 4 दो कितना हो गया, 6, और बी में हमारा कितना हो जाएगा, 13 गुणे 3 हो जाएगा। 13 से 13 कट गया, 3 से भाग करोगे कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। आप रेशियो भी ले सकते थे, ए प्लस सी बटे बी का मतलब हो गया ए बी सी का रेशियो ले सकते थे। 13 से 13 कट जाएगा, 2 3 6, 4 2 6 बटे 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए हो। क्लियर है। चलो अगला सवाल कह रहा है कि माना कि x आंकड़ों की माध्यिका है 33 42 28 49 32 37 52 57 35 41। ये हमारे आंकड़े दे रखे हैं। कह रहा है 32 को 36 से और 41 को 63 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त जानकारी की माध्यिका y है। पहले माध्यिका x है और कह रहा है दो संख्याओं को बदलना है। 32 को किससे बदलना है, 36 से, और 41 को किससे बदलना है, 63 से बदलना है। तो कह रहा है नई माध्यिका कितनी हो जा रही, y हो जा रही। तो कह रहा है x प्लस वाई का मान क्या हो। अब इसके लिए सबसे पहले आपको संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना होगा। सबसे पहले क्रम में व्यवस्थित करो। अब देखो 10 से 20 तक कोई नंबर है, नहीं है। 20 से 30 तक के बीच में कोई नंबर है, एक आपका दिख रहा है ये 28। 20 से 30 तक और कोई दिख रहा है नहीं, तो सबसे छोटा नंबर हमारा क्या हो गया, 28 हो गया। इसके बाद 30 से ऊपर जाओ, 31 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 32 दिख रहा है, हां दिख रहा है। 32 कितनी बार है, एक ही बार है। 33 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, पहला ही नंबर 33 है। 34 दिख रहा है कहीं, 34 नहीं है। 35 दिख रहा है, 36 कहीं दिख रहा है, नहीं है। 37 दिख रहा है, 38 है, नहीं है। 39 है, नहीं है। जो जो संख्याएं हो गई हैं वो काट देते हैं। 33 हो गया है, 35 हो गया है, 37 हो गया है, 32 हो गया है, 28 हो गया। ये सारी की सारी 28 32 33 35 37 ये सारी की सारी संख्याएं हमारी हो चुकी हैं। अब 40 तक कोई नंबर है, नहीं है। 40 के ऊपर जाओ, 41 है सर। 42 है सर। 41 कट गया, 42 कट गया। 4 से लगा और है, हाँ एक हमारा क्या है, 49 है। और क्या है, 49 भी खत्म। 52 और 57 दो संख्या हमारे पास में क्या है, और बच गई। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं हैं। यहां पे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं। इसका मतलब हमने सारी की सारी संख्या लिख ली। अब 10 संख्याएं हैं तो जो माध्यिका होती है ना, वो होती है बीच वाली दो संख्या का औसत। अगर बीच में दो संख्या है तो बीच के संख्याओं का औसत, अगर एक है तो वही। लेकिन हमारे पास में 10 संख्या है तो बीच में हमारी कितनी संख्या मिलेंगी, दो। पहली 4 हटा दो, ये 4 हटाने के बाद में दो संख्या 37 और 41, इनका जो औसत होगा x हमारा कितना हो जाएगा, इनका औसत। इसके बीच में कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। भाई दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7 1 8 4 3 7 78 बटे 2, 39 हो गया। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है कि हमको दो संख्याओं को हटाना है, चेंज करना है, 32 को 36 से। अब ये संख्या को अगर हम 36 से बदलेंगे तो क्या हो, अगर 32 को हटा देंगे तो 32 हमारा हट गया, और 36 लगाएंगे तो कहां आएगा, 28 33 35, इसके पहले आ जाएगा। 36 हमारा कहां आ जाएगा, यहां
अगर 36 हमारा यहां पर आ गया तो जो चार छोटी संख्या है वो 28 है, 33 है, 35 है, 36 है। मतलब छोटी संख्याओं में कोई भी सीक्वेंस में चेंज नहीं आएगा। भाई हमको कौन सी संख्या चाहिए? पांचवी संख्या चाहिए। माध्य निकालने के लिए पांचवी और छठी संख्या चाहिए। तो अभी तक हमारा पांचवी और छठी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा कह रहा है 41 को 63 से बदलेंगे, और कह रहा है 41 को हटा देंगे और 63 लगाएंगे, तो 63 हमारा कहां चला जाएगा? आखिरी में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि छठा नंबर अब हमारा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब अगर हमारा छठा नंबर बदल जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान हो जाएगा 37 प्लस 42/2। अब मैं इसको ऐसे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये 42 है ना, इसको मैं 37 प्लस 41 और प्लस 1 और बटे में 2 मैंने यहां कर दिया, 2 मैंने यहां कर दिया। और जैसे ये मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 37 और 41, 78/2 करोगे 39 और दशमलव कितना आ जाएगा? 5। 39 और 39, भाई x प्लस वाई चाहिए ना, कैलकुलेशन को भी सोचते रहो दिमाग में। x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा? 39 का 2 गुना 78 और 1.5 और, तो 78.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान दिखेगा बस। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए हो। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रति आम की दर से बेच देता है। कह रहा है और 150 रुपए का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत आम फेंक दिए गए? भाई कितने प्रतिशत आम फेंक दिए गए या कितने प्रतिशत आम सड़ गए? अच्छा, कैसे निकालोगे भाई कितने आम फेंक दिए गए? अगर हमको किसी भी तरीके से कुल विक्रय मूल्य मालूम चल गया तो हमको यह मालूम चल जाएगा कितने आम बेचे, क्योंकि हर आम का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5 रुपए। तो भाई जितना भी विक्रय मूल्य होगा उसमें 5 से भाग करेंगे तो हमको क्या मालूम चल जाएगा? कितने आम बेचे गए। और ऑलरेडी हमको यह मालूम है कि कितने आम खरीदे गए, तो ये मालूम चल जाएगा कितने आम फेंक दिए गए। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब विक्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकलेगा? बड़े आसानी से। टोटल कितने का खरीदा था? इतने का। और लाभ कितने का है? इतने का। तो जो विक्रय मूल्य होता है ना, वो होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो अगर हम टोटल विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1100 और प्लस 150, मतलब कितना आ जाएगा? 1250। अगर हम ये देखें कि कितने हमारे आम बेचे गए तो 1250 में क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। और अगर हमारे 250 बेचे गए हैं और 300 खरीदे गए हैं तो मतलब कितना हमारा नुकसान हुआ है? लॉस कितने का हुआ है? 50 आम का। कितने पे? 300 पे। और ये हमारा कितना आ जाएगा? 1/6। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। बात समझ में आ गई सभी को? थोड़ा सा भाषा का जब सवाल होता है ना तो आपको सोचना पड़ता है 1-2 सेकंड, ज्यादा देर नहीं, 1-2 सेकंड में ध्यान से देखो भाई कैसे निकालेंगे और फिर कैलकुलेशन करो। कह रहा है 2 पाइप S1 और S2 एक अकेले खाली टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप S3 उस पूरी तरीके से भरे टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप S3 को भी खोला जाता है। S3 के खुलने के बाद टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगा? इसके बाद का समय निकालना है। लास्ट में बचा हुआ पार्ट कितनी देर में भरेगा ये निकालना है। अब भाई S1 S2 S3 15 घंटे में भर सकते हैं, 20 घंटे में भर सकते हैं और 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। अब इनके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 120। 15 अट्ठे 120, 20 छक्का 120, 40 तियां 120। ये हमारे भरने वाले हैं और ये हमारा खाली करने वाला है। सबसे पहले तो सवाल में कह रहा है कि भाई सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद पाइप S3 को भी खोला जाता है। तो 2 घंटे ये तक चले हैं, 8 6 14, 14 की क्षमता से भरेंगे तो कितना भरेंगे? 2। कितना भर दिया? 28 भर दिया। अब अगर 28 भर दिया है, 120 भरना है तो बचा कितना हुआ है? 20 हटाया 100, 8 हटाया 92, 92 हमारे पास में बचा हुआ है। और कह रहा है अब कौन भरेगा? इतना जो बचा हुआ है ये तीनों लोग मिलकर भरेंगे। अब तीनों मिलकर भरेंगे तो 8 6 14, 14 में से 3 के कितना? 11, 11 क्षमता से भरेंगे। तो 92/11, ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे हमको तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? चलो अगले सवाल पे चला जाए। राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गायें हैं। श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गायें हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गायें हैं।
और विनय के पास में 10 मुर्गियां और 7 गायें हैं। तो कह रहा है मुर्गियों और गायों का अनुपात किसके पास अधिक है। अनुपात किसके पास अधिक है मतलब उस अनुपात को आपको भिन्न में बदलना है, जिसका भिन्न सबसे बड़ा होगा उसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। पहले भी इस तरीके के सवालों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है, अनुपात को भिन्न में बदलो, जो भिन्न बड़ा वही अनुपात बदला। सबसे पहले राम की बात करेंगे तो राम के लिए जो किसका किसका पूछ रहा है, मुर्गियों और गाय, पहले मुर्गी बाद में गाय, तो मुर्गी और गाय का रेशियो कितना है 12 और 5 है। भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। इसके बाद में कौन है श्याम, श्याम के लिए कह रहा है यही रेशियो 18 है और 9 है, मतलब 18/9 आ जाएगा। श्याम के बाद में कौन है प्रीतम है, प्रीतम के लिए 4 मुर्गियां हैं और 8 गायें हैं, कितना आ जाएगा 4/8 आ जाएगा। और इसके बाद में कौन है विनय है, विनय के लिए 10 मुर्गियां और 7 गायें हैं, कितना आ जाएगा 10/7 आ जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे नंबर को दशमलव में आसानी से बदला जा सकता है, तो दशमलव में बदल लो, बहुत फास्ट आपको मिलेगा। 2.4, 9 दूनी 18, 1/2, 1.4। अब अगर देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, तो राम, राम के पास में जो मुर्गियों और गायों का रेशियो है वो क्या है सबसे ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। सवाल में कुछ नहीं है, भाषा थोड़ी सी नई है, भाषा थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आपको बस मालूम होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना। कह रहा है 12 की घात 35, 3 की घात 12 और 4 की घात 12 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करो। अच्छा देखो चौथा अनुपातिक होता क्या है, अगर हमारे पास में 4 संख्याएं इस तरीके से हैं कि ये किसमें समानुपात में है। समानुपात का मतलब ये होता है कि पहले वाले से दूसरे वाले का जो अनुपात है वही तीसरे वाले से चौथे वाले का अनुपात होता है। अगर इस तरीके से हमारी 4 संख्याएं अनुपात में होती है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, और बोलते हैं कि ये 4 संख्याएं हमारी किसमें है समानुपात में। इसको बोलते हैं प्रथम, इसको बोलते हैं द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय और इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपात बोलते हैं। तो भाई अगर 3 दे रखी है और चतुर्थ अनुपात निकालना है, चौथा अनुपातिक निकालना, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज होता है सर जी इसमें कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा है। जिस क्रम में है उसी क्रम में लेना है। मान लो अगर इसी सवाल में पूछता कि यही 3 नंबर देके आपसे पूछता तीसरा अनुपात निकालो, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं मालूम है तो ये चौथा है, पहला दूसरा चौथा है, समझ रहे हो। अगर मान लो पहला निकालना होता है यही 3 संख्याएं देके, तो पहला, इसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। समझ पा रहे हो मेरी बात कि क्रम हमेशा एक से स्टार्ट होगा, जो निकालना है वो निकालना है और बाकी जो दिया हुआ है वो क्रम में दिया हुआ है। मतलब इसका 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 मान दे रखा है, इसका मान निकालना है। तो 12 की घात 35 बटे में 3 की घात 12 बराबर 4 की घात 12 और बटे में मान लो कितना है x है, तो इसी x का मान निकालना है। अब देखो ये दोनों आपस में गुणे हो जाएंगे, a की पावर m b की पावर m, a इंटू बी की पावर m, ये क्या हो जाएगा 12 की पावर 12 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं 3 की पावर 12 गुणे 4 की पावर 12। अगर पावर सेम है तो नंबर आपस में गुणा हो जाते हैं, तो कितना हो जाता है, और बटे में क्या है 12 की पावर 35 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 की पावर 12 और बटे में 12 की पावर 35 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, 12 माइनस 35 कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, 12 की पावर -23 हो जाएगा। 12 में बदलने से कैलकुलेशन आसान हो गया, क्यों, क्योंकि नीचे भी 12 दिया हुआ, नीचे वाले को तोड़ने की जरूरत नहीं। अगर ये पावर अलग अलग होती तो फिर हमको तोड़ना पड़ता, इसको तोड़ना पड़ता, इसको क्या लिखना पड़ता 4 गुणे 3, और फिर ये जो 35 की पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती इस पे और इस पे, जैसे ये लिखा हुआ था। ठीक है, रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष और 5 से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। यदि उसने 7 वर्ष के अंत में 12,750 के कुल साधारण ब्याज का भुगतान किया, यह हमारा साधारण ब्याज दे रखा है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट, तो कह रहा है उसने कितना पैसा उधार लिया। अब देखो जब इस तरीके से बोले कि रेट चेंज होता है तो आपको क्या करना है, जितने साल के लिए दर दिया है उसका टोटल रेट निकालो। जैसे टोटल हमारे 7 साल की बात कर रहे हैं और पहले 3 साल में जो रेट है वो कितना है 5% है, तो पहले 3 साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा 15% मिलेगा। इसी तरीके से कह रहा है अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल की बात कर रहे हैं तो रेट कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, तो कितना ब्याज मिल जाएगा 16% ब्याज मिल जाएगा। और इसके बाद में कितने परसेंट दिए हुए 10%, कितना बचा है 3 2 5 और कितना बच गया 2, और यहां पे रेट कितना है 10%, तो यहां पे ब्याज कितना हो जाएगा 20% ब्याज हो जाएगा।
अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू मूलधन पे है, मूलधन का 15%, मूलधन का 16%, मूलधन का 20%, तो ये सारे के सारे परसेंटेज आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 31 और 20 कितना आ जाएगा, 51%। इसी 51% का मान आपको सवाल में दे रखा है, और किसका मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। वही बात, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उससे क्या करते हैं, गुणा। अब यहां पे भी वही तरीका है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, 51 में 17 है, 3 है, भाग दे सकते हो, कोई बहुत कठिन कैलकुलेशन नहीं है। यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट एक बार देख सकते हो, क्या यूनिट डिजिट से हमारा आंसर मैच कर रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, और अंत में क्या रहा है 5, 5 के बाद में कितने जीरो बनने, 3 जीरो बनने, तो यहाँ पे भी उत्तर में जब आप 51 का गुणा करोगे तो 5 के बाद में 3 जीरो बनने चाहिए, 3 जीरो बनना चाहिए, 3 जीरो बनना चाहिए, 3 जीरो बनना चाहिए, 3 जीरो बनना चाहिए, सभी में 3 जीरो है, लेकिन यूनिट डिजिट 5 बनना चाहिए। 5 का 1 में गुणा करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। 6 का 1 में गुणा करोगे 6 आएगा। 7 का 1 में गुणा करोगे 7 आएगा। 4 का 1 में गुणा करोगे 4 आएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। और भाग देना होता तो क्या है भाई, भाग दे सकते थे, पहले 3 से भाग दे दो, 17 बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15 और 0, 17 दूना 34, 8, 17 पचे 85, हो गया ना 25,000। मतलब कैलकुलेशन से भी बड़े आसानी से निकल सकता है, और आप यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 3 गुने के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये इसकी रेडियस है तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी। तो कह रहे हैं त्रिज्या R के संदर्भ में क्षेत्र OAB, ये जो आपका त्रिज्य खंड है, इस त्रिज्य खंड का एरिया निकालना। अच्छा देखो, एक बात मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारा कोण होता है ना, ये जो हमारा कोण होता है, ये जिस रेशियो में हमारे चाप को डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में एरिया को भी डिवाइड करेगा। अगर मान लेते हैं हम इसकी लेंथ कितनी होती है, L, तो L का मान हमेशा याद रखा करो कितना होता है, थीटा बटे में 360 और गुणे में 2πr। आप ऐसे समझो कि 2πr के लिए 360 डिग्री का कोण बनता है, तो सॉरी 360 डिग्री में 2πr, 360 डिग्री में जो चाप की लंबाई होती है कितनी होती है, 2πr होती है। तो थीटा में कितनी लंबाई होगी, जिसका मान निकालना है उसको ऊपर, जिसका मान दिया उसको नीचे, और जो एक्चुअल मान दे रखा है उससे गुणा कर दिया, थीटा में जो लंबाई होगी वो निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको इतने पार्ट का एरिया निकालना होता तो एरिया भी यही होता है, थीटा बटे में 360 और इंटू में क्या हो जाता है, πr स्क्वायर हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस रेशियो में भाई 2πr को किस रेशियो में, थीटा बटे 360 के फ्रैक्शन में तोड़ रहा है, तो एरिया को भी थीटा बटे 360 के फ्रैक्शन में ही तोड़ेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आपकी लंबाई है, लंबाई का रेशियो देख लो कितना हो रहा है, वही सेम आपका एरिया का भी रेशियो हो जाएगा। यहां पे वो नहीं कि जो लंबाई का रेशियो होगा उसका स्क्वायर करेंगे तब एरिया का रेशियो आएगा। सर्कल में जो एंगल क्या करता है कि चाप को भी उसी अनुपात में बांटता है और क्षेत्रफल को भी उसी अनुपात में बांटता है, सेम ही तरीके से। या आप इसको बड़ी आसानी से, L का जो मान है किसके बराबर है, ये 3R के बराबर है, आप दोनों को भाग करके भी आप आसानी से एरिया को निकाल सकते हो। जब आप देखो भाग करोगे तो क्या होगा, आपको क्या करना है, एरिया ही तो निकालना है। L का मान दे रखा है कितना है, 3R दे रखा है, आप डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, इसमें इसको डिवाइड करो तो A बटे में कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा, बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, πr स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 2πr आ जाएगा। अब देखो ये वाले R से ये वाला R गया, ये पाई से पाई गया, A की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 3/2R स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1.5R स्क्वायर। या आप ऐसे समझ सकते थे कि जो हमारा एंगल होता है ना, ये एंगल क्या आएगा, एंगल का जो रेशियो है थीटा बटे 360 कितना आएगा, थीटा बटे 360 हमेशा आ जाएगा कि 3R बटे में 2πr। और अगर ये हमारा थीटा बटे 360 है तो एरिया कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू में πr स्क्वायर। ऐसे भी सोच सकते थे, तो 3R बटे में 2πr और इंटू में πr स्क्वायर। यहां से पाई से पाई गया, सॉरी R से R गया, 3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5R स्क्वायर।
ऐसे भी सोच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होगे, इसको बेसिक से समझ गए होगे एकदम अच्छे से, और फिर शॉर्ट में अगर लगाना है तो इस तरीके से शॉर्ट में भी लगा सकते थे। कह रहा है अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों में से स्थान ए से स्थान बी की यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक स्थान 30 मिनट के 3 ठहराव लेता है। क्या करता है, 10 मिनट के 3 ठहराव लेता है। 10 मिनट के 3 ठहराव लेगा तो टोटल कितनी देर रुकेगा? जो चल रहा है वो 70 की रफ्तार से चलेगा और साथ के साथ 30 मिनट और रुकेगा। भाई मान लो अगर उसके चलने का समय कितना है t, तो रुकने का समय कितना है 30 मिनट। मतलब t प्लस 30 मिनट उसका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। किसका? अनुज का। जबकि अनूप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और प्रत्येक स्थान 15 मिनट के 4 ठहराव लेता है। यह हमारा T1 मान लो, ये किसके लिए हो गया, अनुज के लिए हो गया। तो अनूप के लिए क्या हो जाएगा, अनूप के लिए मान लो टोटल उसका जो चलने का समय है वो कितना है, T2 है, तो वो T2 भी लेगा प्लस 15 चौको 60 मिनट और लेगा रुकने का। कह रहा है यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं। किसको? अनुज को। अनुज को कह रहा है टोटल कितना घंटा लगता है, 8.5 घंटा लगता है। इस 8.5 घंटे में मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, चलने का भी समय होगा और रुकने का भी समय होगा। अब देखो ये 30 मिनट किसके बराबर है, 0.5 आवर के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जो अनूप है, सॉरी अनुज है, उसके चलने का जो समय है वो कितना है, 8 घंटा है। अनुज 8 घंटे से चला, 8 घंटे तक चला। 8 घंटे तक किस रफ्तार से चला, अनुज की रफ्तार कितनी थी, 70 की रफ्तार थी। तो यहां से हम लोग ए बी डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 की रफ्तार से अगर 8 घंटे चलेगा तो कितना चलेगा, 8 से 56, 560 किलोमीटर चलेगा। अगर मान लो सवाल में पूछा होता तो ये भी निकाल लेते। अब देखो ये नहीं पूछा, तो कह रहा है अनूप द्वारा लिया गया समय क्या होगा, ये हमको बताना है। अब देखो अगर अनूप इसको चलेगा तो दो तरीके से चलेगा, एक तो इसके चलने का समय होगा और एक इसके रुकने का समय होगा। रुकने का समय तो हमको पहले से मालूम है, चलने का समय निकाल लो T2। कैसे निकलेगा भाई, इसको कितना जाना है, 560 किलोमीटर जाना है और किस रफ्तार से जा रहा है, 80 की रफ्तार से जा रहा है, तो कितना समय लग जाएगा, 7 घंटा लग जाएगा। और अगर उसके 7 घंटे चलने का समय हो गया, यहां 7 घंटा, ये 1 घंटा, तो अनूप का जो टोटल समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन है, आप मैं बताऊं तो इसको आप मन में भी कर सकते थे। 8.5 घंटे लग रहे हैं, 30 मिनट हटा दिया, 8 घंटे बचे, 8 सते 56, 560 किलोमीटर हो गया। ये चलेगा 80 की रफ्तार से तो 7 घंटा चलेगा, 1 घंटा रुकेगा, 8 घंटा हो गया, खत्म। देखो मन में सवाल हल हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। N+18 व्यक्ति प्रत्येक दिन 7.5 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य का 48% भाग 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। N+12 व्यक्ति शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिदिन 6.5 घंटे कार्य करता है। N का मान ज्ञात करो। अब देखो ये वो वाला केस है, इतने लोग इतने घंटे प्रतिदिन काम करते हुए इतने समय में इतना काम करते हैं, तो इतने लोग इतने दिन में कितना काम करेंगे, उस तरीके वाला सवाल है। MDH वाला कॉन्सेप्ट है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितने लोग हैं, N+18 लोग हैं। फिर और क्या दिया हुआ है, प्रति घंटे कितना काम कर रहे हैं। बस इसमें हमेशा याद रखा करो, MDH में नीचे काम आता है और बाकी सब ऊपर आ जाएगा। कार्य का 48%, कार्य का 48% मान लो कितना है, कार्य 100, तो उसका 48% कितना हो जाएगा, 48। इतना काम कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। बाद में कह रहा है कि इसी जगह पे हमारे N+12 आदमी हो जाए और क्या कह रहे हैं, शेष काम को करें। अगर भाई 100 काम में 48 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा, 52 काम बचा। कह रहा है इसको हर दिन 6.5 घंटे कार्य करते हुए कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। N का मान बताओ। देखो 4 से काटोगे 12 बार जाएगा, 4 से काटोगे 13 बार जाएगा, यहां पे भी दशमलव से ये हट जाएगा, यहां पे भी दशमलव से ये हट जाएगा। 13 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 यहाँ 15 से कट जाएगा, 15 × 75, 5 बार। 2 से कट जाएगा 6 बार। अब देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 5n + 90 = 6n + 72। n का मान 6n में से 5n घटेगा, 90 में से 72 घटेगा, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। इसमें बस प्लेन कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। अगला सवाल कह रहा है वह न्यूनतम संख्या जिसे 1351 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 2, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, उसमें ऐड करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे सवालों में जब आपको संख्या दी है, कह रहा है ये जोड़ के इनसे भाग देना है, हमेशा डिविजिबिलिटी लगाओ, बड़ी आसानी से आंसर मिलेगा। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि हमारा इनसे भाग जाए। मैंने कहा 13 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 1351, और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखो इसमें आप 2, 4, 6, 8 सबकी डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। कुल मिला जुला के अगर आप देखोगे तो 8 से भाग जाना चाहिए और 3 से भाग जाना चाहिए। भाई इन सबसे भाग जाने का मतलब यह है कि 24 से भाग जाए, 24 से भाग जाने का मतलब यह है कि 8 से भाग जाए, 3 से भाग जाए। दो डिविजिबिलिटी लगाओ, एक 3 की एक 8 की। क्या 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, बात खत्म। 6, 3, 9, 4, 1, 5, 3 से भाग नहीं जाएगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 1362 हो जाएगा। 6, 3, 9 3 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। अब देखो यहाँ पे विषम है तो 4 जोड़ो 66, 66 में 8 से भाग देखो जाएगा नहीं जाएगा, बात खत्म। अगला 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1366 हो जाएगा। अब 3 से भाग नहीं जाएगा तो बात खत्म हो गया। 3 से भी जाना चाहिए, 8 से भी भाग जाना चाहिए, 3 से ही भाग नहीं जा रहा। फिर मैंने कहा 51 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 1368। 6, 3, 9, 8, 1, 9 3 से भाग जाएगा, 8 से भाग जाएगा। 4 जोड़ो कितना हो गया 72, 72 में 8 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा। वैसे भी 3 ऑप्शन हट गए थे, आंसर हमारा क्या हो जाता है डी आ जाता। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। इसके लिए एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं। तो ये आज के सेट के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सेट की क्लास मतलब अगला सेट नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। मिलते हैं एक्चुअली अगले सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।